हाय डियर स्टूडेंट, आज हमारा दूसरा क्लास है। मैं सुनील कुमार कश्यप, आपको आज हम जेनेटिक्स के बारे में कुछ बताएंगे और हम अपना क्लास शुरू करते हैं। ठीक है कि जैसे आपके इंटरमीडिएट कॉलेज में पहला वो चौथा चैप्टर है जेनेटिक्स एंड वेरिएशंस, अनुवांशिकी एवं विभिन्नताएं। तो अनुवांशिकी एवं विभिन्नताएं अनुवांशिकी एवं विभिन्नताएं यही घेर दी बस। हाँ बस ठीक। अनुवांशिकी एवं विभिन्नताएं। अब बात आती है कि अनुवांशिकी क्या है। अनुवांशिकी का मतलब वंशागत भी होता है, कहीं कहीं चैप्टर पर मिलता है वंशागति और विभिन्नताएं या अनुवांशिकी एवं विभिन्नताएं। अनुवांशिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाने वाले लक्षणों का या वंशागत लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। और अनुवांशिकी की अगर परिभाषा देखा जाए तो अनुवांशिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पीढ़ी दर पीढ़ी समानताओं एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, अनुवांशिकी कहलाता है। लेकिन बात आती है अनुवांशिकी शब्द तो है, तो अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? अनुवांशिकी शब्द का, तो अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वैज्ञानिक बेटसन ने 1905 में किया था। तो अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग बेटसन ने 1905 में किया था। लेकिन अनुवांशिकी की नींव सर्वप्रथम वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। ये ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रिया शहर के ब्रूननाबर्ग कस्बे में पैदा हुए थे। इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया कि सबसे पहले अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद, और ये शिक्षा पूरी करने के बाद में ये एक चर्च में पादरी हो गए। वैसे मानना है लोगों का कि ये एक साधारण माली के परिवार में पैदा हुए थे और बगीचे में ये जब वहां पहुंचे, चर्च में पहुंचा तो बगीचे में जब समय मिलता तो ये मटर के पौधे को उगाया करते थे। मटर के पौधों को लगभग 7 पीढ़ियों तक उगाने के पश्चात उन्होंने उसमें से 7 जोड़ी लक्षण निकाले और संभव ऐसा हुआ कि 7 लक्षण निकाला और 7 पीढ़ियों तक उनको उगाया। 7 पीढ़ियों के बाद में उन्होंने देखा कि पत्ती की बनावट में, बीज की बनावट में, फली की बनावट में बहुत अंतर दिखाई देते हैं। कुछ पौधे लंबे होते हैं, कुछ बौने होते हैं, पुष्प के रंग में परिवर्तन दिखाई देते हैं। इस आधार पर उन्होंने क्या किया कि अनुवांशिकी का सिद्धांत प्रस्तुत किया। ग्रेगर जॉन मेंडल को वास्तव में कहा जाता है अनुवांशिक विज्ञान का पिता। अनुवांशिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। अनुवांशिकी विज्ञान का पिता कहा जाता है। लेकिन अनुवांशिकी वास्तव में विज्ञान है क्या? अनुवांशिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले लक्षणों की वंशागत का, समानताओं एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे अनुवांशिकी विज्ञान कहा जाता है। फिर इन्होंने जब ये बताया ग्रेगर जॉन मेंडल ने कि अनुवांशिकी क्या है, तो अनुवांशिकी इन्होंने बताया कि पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले लक्षण, चाहे वो समानता हो, पेरेंट से अपने मिलता हो या विभिन्नता हो, दोनों के लक्षण को अनुवांशिकी कहते हैं। इस प्रकार इन्होंने अनुवांशिकी की नींव सर्वप्रथम ग्रेगर जॉन मेंडल ने रखा, इसलिए इन्हें अनुवांशिकी विज्ञान का पिता कहा जाता है। फिर इसके बाद में आया कि अनुवांशिकी तो ये हो गया, अब चैप्टर का नाम है अनुवांशिकी एवं विभिन्नता। विभिन्नता क्या है? विभिन्नता क्या है कि
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले लक्षण, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब लक्षण जाते हैं तो कुछ लक्षण लगभग 50% करेक्टर जो होते हैं वो पेरेंट के होते हैं, माता और पिता के। माता पिता के 25% करेक्टर होते हैं परदादा परदादी, और 25% होते हैं करेक्टर नाना नानी। इस प्रकार कोई संतान अगर पैदा होता है तो पीढ़ी में बच्चे में सभी लक्षण कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन 50% करेक्टर जो होते हैं पेरेंट के होते हैं, और 25% करेक्टर परदादा परदादी और 25% नाना नानी से आते हैं। तो पीढ़ी दर पीढ़ी जब आनुवंशिकी पर आधारित समानताओं और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है तो उसमें सबसे पहले देखा जाता है कि कभी कभी आप देखे होंगे भविष्य में या अगल बगल पीढ़ी में समाज में देखा होगा कि कई बच्चे पैदा होते हैं, एक ही जुड़वा भी बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जुड़वा बच्चे भी आपस में कभी समान नहीं होते हैं, और कभी कभी बच्चे होते हैं जो जब दो शुक्राणु मिल करके एक अंडाणु का निषेचन कर देते हैं तो उसमें क्या होता है दोनों बच्चे एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन जब अलग अलग अंडाणु का निषेचन अलग अलग शुक्राणुओं से हो जाता है तो दोनों जुड़वा बच्चे भी एक दूसरे से भिन्न हो जाते हैं। इसके बाद में ये ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया कि लगभग 7 पीढ़ियों तक मटर के पौधे को उगाने के बाद उन्होंने आनुवंशिकी का सिद्धांत प्रस्तुत किया। आनुवंशिकी का सिद्धांत प्रस्तुत किया और वेरिएशन कहा कि आनुवंशिकी एवं विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षण माता पिता से मिलते रहते हैं वह, और कुछ परदादा परदादी नाना नानी से आते हैं, चाची चाचा बुआ मौसी मामा, ये करेक्टर लेकर के बच्चे आते हैं। इसीलिए एक पिता की संतानें एक समान नहीं हो सकती हैं, ये बताया ग्रेगर जॉन मेंडल ने। फिर इसके बाद आता है कि आनुवंशिकी विभिन्नताएं। तो आनुवंशिकी में सबसे पहले न्यू इन्होंने 18वीं शताब्दी में 12 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया शहर के ब्रून नामक कस्बे में ग्रेगर जॉन मेंडल का एक साधारण माली के परिवार में हुआ था। इन्होंने प्रारंभ में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद ये ऑस्ट्रिया शहर के ब्रून नामक कस्बे में एक चर्च में पादरी हो गए, और ये पादरी हो गए तो वहां पर ये अपना शादी विवाह या पूजा पाठ करते थे चर्च में। इसके बाद इनको जब समय मिलता था तो ये क्या करते थे मटर के पौधों को उगाया करते थे। इन्होंने मटर के पौधों को उगाया तो एक बार इनके समझ में आया कि कुछ इसमें पत्ती की बनावट में, फूल की बनावट में, फली की बनावट में भिन्नता क्यों है। इसको जानने के लिए उन्होंने मटर के पौधे को लगभग 7 पीढ़ियों तक उगाया, और इन्होंने 7 पीढ़ियों तक उगाया। और मटर में इत्तेफाक से यही होता है कि 7 जोड़ी गुण शुद्ध पाए जाते हैं, जिससे इनको समझने में आसानी हो गई। तो इन्होंने क्या किया 7 पीढ़ियों तक उगाने के बाद में आनुवंशिकी का सिद्धांत प्रस्तुत किया, प्रभाविता व अप्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र विहरण का नियम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, चूंकि ग्रेगर जॉन मेंडल का परिचय हमेशा 3 नंबर का पूछा जाता है, तो जो हमने शॉर्ट में बताया ये 3 नंबर ग्रेगर जॉन मेंडल का है। फिर इसके बाद में आता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल 3 सिद्धांत जो प्रस्तुत किए, प्रभाविता अप्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र विहरण का नियम। इस नियम को उन्होंने आनुवंशिकी के जब कई पीढ़ियों तक अध्ययन किया तो उसके बाद निष्कर्ष निकाला, तो उन्होंने बताया कि प्रभाविता का नियम, अप्रभाविता का नियम और स्वतंत्र विहरण का नियम, 3 नियम प्रतिपादित किया। इसके बाद ये लगभग अपने सिद्धांत को प्रस्तुत करने के बाद ये एक्सपायर हो गए, और मर जाने के बाद में इनको जब इनके नियमों की खोज होने लगी, वैज्ञानिक लोग बैठे और आनुवंशिकी का सिद्धांत इन्होंने सबसे पहले दे दिया था, तो उस समय इनको ये पता चला कि आनुवंशिकी का सिद्धांत कोई और पहले हमसे दे गया है। तो अब इनको देना चाहिए था, नोबेल पुरस्कार देने वाले थे सभी वैज्ञानिक लोग, लेकिन इनके मर जाने के कारण इन्हें आनुवंशिकी विज्ञान का पिता कहा गया। अब इन्होंने 3 नियम प्रस्तुत किया, प्रभाविता व अप्रभाविता। प्रभाविता व अप्रभाविता। दूसरा इन्होंने कहा पृथक्करण का नियम।
और तीसरा इन्होंने कहा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो मेंडल आनुवंशिकी विज्ञान के पिता कहा जाते हैं। उन्होंने जब ये आनुवंशिकी का अध्ययन किया मटर के पौधों में, तो उससे प्रभावित होकर के इन्होंने 3 नियम प्रस्तुत किए। प्रभाविता व अप्रभाविता का नियम का मतलब है कि कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जब विपरीत जोड़ों के बीच में पर परागण कराया जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम एक लंबा पौधा एक बौना पौधा लेकर के उनके बीच में पर परागण कराया, तो F1 पीढ़ी में देखा कि एक ही लक्षण दिखाई देती है, दूसरा लक्षण लुप्त हो जाता है। वह लक्षण जो अगली पीढ़ी में प्रदर्शित होता है, स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, उसे उन्होंने प्रभावी लक्षण कहा और उसे प्रभाविता का नियम कहा जाता है। और वह लक्षण जो अगली पीढ़ी में अपना प्रदर्शन नहीं कर पाता है, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, उसे अप्रभाविता का नियम दिया। फिर इसके बाद में पृथक्करण का नियम। मेंडल ने पृथक्करण का नियम दिया। इन्होंने बताया कि जब दो जीन एक साथ रहते हुए और पुनः अलग हो जाते हैं, लेकिन जब युग्मक पुनः दोबारा बनते हैं दूसरी पीढ़ी में, तो ये साथ साथ आ जाते हैं और कुछ अलग हो जाते हैं, जिसे इन्होंने कहा पृथक्करण का नियम। अभी हम एग्जाम्पल के माध्यम से तीनों को बताएंगे। अभी जैसे प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, जैसा कि अभी प्रभाविता अप्रभाविता का नियम। मेंडल ने कहा कि जब 2 जोड़ी विपरीत लक्षण लिया जाता है, एक उन्होंने प्रयोग के लिए प्रभाविता के नियम के लिए एक लंबे पौधे और एक बौने पौधे को लिया, और लंबे पौधे और बौने पौधे थे जिनका जीन अलग अलग था, जीनोटाइप अलग अलग थे, और उसमें से क्या किया कि उनके बीच में लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच में पर परागण कराया। तो उन्होंने देखा कि सबसे पहले क्या होते हैं कि सभी संकर पौधे बन जाते हैं, और सभी संकर पौधे क्या होते हैं, उन्हें कहा डोमिनेंट कैरेक्टर। ये तो इस माध्यम से उन्होंने एक लंबा पौधा और बौना पौधा, दो अलग अलग जात पौधे थे, जिसमें एक लंबा पौधा था एक बौना पौधा था। उन्होंने लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच में क्या किया, क्रॉस कराया। लंबे पौधे को कैपिटल टी से व्यक्त किया गया और बौने पौधे को स्मॉल टी से व्यक्त किया। तो उन्होंने देखा कि उसमें से सभी पौधे क्या हो जाते हैं, सभी पौधे लंबे हो जाते हैं, सभी पौधे लंबे हो जाते हैं। तो अब इन्होंने कहा कि जब लंबा पौधा और बौने पौधे के बीच में क्रॉस कराया गया, तो लंबा पौधा, सभी पौधे लंबे हो गए, तो एक लक्षण दिखाई देता है, दूसरा लक्षण बौना वाला लुप्त हो जाता है। इसलिए इन्होंने कहा कि प्रभाविता का नियम लंबा छोटे पौधे के लिए प्रभावी है और छोटा या बौना पौधा लंबे के लिए अप्रभावी है। इस आधार पर उन्होंने प्रभाविता व अप्रभाविता का नियम प्रस्तुत किया। इसी प्रकार उन्होंने पृथक्करण के नियम के अनुसार देखा कि दोनों जीन साथ साथ रहते हुए, ये तो आपका प्रभाविता का हो गया। अब इसके बाद में अगर पृथक्करण पर आया जाए, तो उन्होंने क्या किया, क्रॉस कराया 2 विपरीत लिंग जोड़ी वाले जीन वाले। ये क्या है कि ये दोनों, अरे भाई यहां जाओ, तो अब ये क्या किया, अरे फिर जाओ, तो इन्होंने पुनः क्या किया, पृथक्करण के लिए कैपिटल टी स्मॉल, नहीं कैपिटल टी, यही भूल जाए पढ़ते भैया, जाने देखा मैं सिखाओ पहले बाजी, यो ये का सिखाई पड़े।
कैपिटल टी कैपिटल टी। तो अब इसमें क्या थे कि दोनों पौधे जो थे एक साथ F1 पीढ़ी में प्राप्त दोनों जीन एक साथ साथ थे, दोनों जीन। तो एक साथ साथ रहते हुए उन्होंने इनके बीच में स्वपरागण कराया कि कैपिटल पौधा और बौना पौधा। तो अब इसके बीच में इन्होंने क्या किया कि क्रॉस कराया और सभी लंबे पौधे थे और लंबे पौधे के बीच में क्रॉस कराया। तो उसमें क्या देखा कि F1 पीढ़ी में क्या होते हैं, साथ दोनों युग्मक साथ साथ रहते हुए एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अलग हो जाते हैं। तो इसमें से एक ये अलग हो गया और दूसरा ये अलग हो गया और 50% जो थे वो साथ में आ गए। तो अब ये पृथक्करण नियम, दोनों युग्मक एक साथ रहते हुए एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और 50% क्या होते हैं, अपने पेरेंट के समान होते हैं। इस प्रकार इन्होंने प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया। इसके बाद में इनका तीसरा नियम आता है, वो स्वतंत्र विहरण का नियम। स्वतंत्र विहरण नियम को द्विसंकर क्रॉस के नाम से भी जाना जाता है। स्वतंत्र विहरण को तो उसको उन्होंने चकर बोर्ड के माध्यम से, मेंडल क्या किए कि प्रभाविता का नियम, अप्रभाविता का नियम तथा इन दोनों की अपार सफलता के पश्चात इन्होंने क्या किया, अपना ध्यान दो लक्षणों पर केंद्रित किया और वो बीजों की बनावट के आधार पर किया कि मटर के पौधे को जो 7 वर्षों तक उगाते रहे तो उसमें देखा कि बीज की बनावट में अंतर होता है। कुछ पौधे के बीज पीले गोल थे, कुछ पौधे के बीज हरे और झुर्रीदार थे। इस आधार पर उन्होंने स्वतंत्र विहरण का नियम प्रस्तुत किया और उन्होंने चकर बोर्ड के माध्यम से द्विसंकर क्रॉस को प्रस्तुत किया। इसके लिए ये इस प्रकार उन्होंने बीजों की बनावट के आधार पर मेंडल ने द्विसंकर क्रॉस या स्वतंत्र विहरण का नियम, दोनों का मतलब एक ही, चाहे स्वतंत्र विहरण का नियम आप कह सकते हो या कह सकते हो द्विसंकर क्रॉस। तो एक संकर क्रॉस की अपार सफलता के पश्चात उन्होंने अपना ध्यान द्विसंकर क्रॉस पर केंद्रित किया। उसमें देखा कि 2 जोड़ी लक्षण, पौधा बीज क्या थे, पीले गोल, कुछ बीज थे क्या, हरे झुर्रीदार, माने सिकुड़े हुए दाने थे। इस आधार पर उन्होंने क्या किया, द्विसंकर क्रॉस प्रस्तुत किया और सर्वप्रथम उन्होंने द्विसंकर क्रॉस के लिए क्या निकाला, 9:3:3:1 के अनुपात से मिलता है। तो स्वतंत्र विहरण का नियम का मतलब है कि जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो कंटिन्यू बना रहेगा, कभी वो गायब नहीं होगा। यहाँ पर देखो 1 नंबर एक यही आ रहा है जो आपको दिखाई दे रहा है कि 9 प्रभावी लक्षण थे, पीले गोल 9 बने और हरे झुर्रीदार थे वे 3 बने, पीले झुर्रीदार 3 बने और एक हरा और झुर्रीदार बना। इस आधार पर उन्होंने क्रॉस कराया। इसमें कुछ करना नहीं, आप देखिए कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई और कैपिटल आर एक मिटाई देता, बताइए।
ये पहले वाई को वाई से मिलाएंगे तो कैपिटल वाई और इस कैपिटल आर। पहले को हम दूसरे से मिला रहे हैं तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर इसको हम इससे मिला रहे हैं तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई और कैपिटल आर। फिर इसको इससे मिलाना है चौथे से, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर पहले को कुछ करना नहीं, इसमें आपको पहले से चारों को मिला देना है और चारों मिलने पर जो अक्षर आ रहे हैं वही शब्द आपको लिखना है। इसके बाद में दूसरे में आइए, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर इसको दूसरे से मिलाइए, कैपिटल वाई स्मॉल आर। फिर इसके बाद में तीसरे से मिलाइए, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। तीसरे से मिलाना स्मॉल वाई रहेगा, सारी है स्मॉल वाई। और फिर कैपिटल वाई और स्मॉल आर। आपको क्या करना है, तीसरी लाइन में पहले से मिलाना है, कैपिटल वाई कैपिटल आर। फिर इसके बाद में दूसरे से मिलाइए, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर इसको तीसरे से मिलाइए, कैपिटल वाई कैपिटल आर। फिर इसको चौथे से मिलाइए, दोनों स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इसको इससे मिलाइए, पहले को चौथे से, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इसको चौथे वाले को दूसरे से मिलाइए, कैपिटल वाई स्मॉल आर। फिर इसको तीसरे से मिलाइए, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। और ये स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब इसमें शर्त है कि 9:3:3:1 के अनुपात में आपको आंसर मिलना चाहिए। तो अब ये शर्त एक आप ध्यान रखेंगे कि जब कैपिटल अक्षर 2 बार कहीं भी आए तो उसको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन कैपिटल स्मॉल अक्षर स्मॉल वाई स्मॉल आर अगर 2 बार आएगा तो पढ़ा जाएगा, 1 बार आएगा तो नहीं पढ़ा जाएगा। और अनुपात आपका बराबर होना चाहिए। देखो कैपिटल वाई माने, ये देख लीजिए, कैपिटल वाई माने पीला, और फिर स्मॉल आर माने गोल, और फिर स्मॉल वाई माने हरा, और फिर स्मॉल आर माने सुखड़े हुए दाने या झुर्रीदार। ये आप सब नोट करते रहिए। तो अब देखिए ये दिया गया है, तो अब जब एक बार अगर भी कैपिटल अक्षर आता है, किसी खाने में एक ही बार आता है तो उसको पढ़ा जाएगा, और जब स्मॉल अक्षर 2 बार आएगा तब पढ़ा जाएगा। देखो ये यहाँ पर कैपिटल वाई कैपिटल आर, तो ये मतलब हो गया 1। और ये दूसरा देखो कैपिटल वाई कैपिटल आर है तो 2, तीसरा देखिए कैपिटल वाई और कैपिटल आर है तो 3, और फिर कैपिटल वाई कैपिटल आर है, एक ही बार हमने कहा था कि अगर कैपिटल वाई कैपिटल आर एक बार आता है तो उसको भी आप पढ़ेंगे 4। फिर देखो यहाँ पर ये क्या है, ये भी देखो कैपिटल वाई और आर एक बार आ रहा है कैपिटल, तो ये भी 5। और फिर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, तो कैपिटल वाई बराबर पीला, स्मॉल आर माने झुर्रीदार, तो ये क्या हो गया झुर्रीदार 1। फिर कैपिटल वाई कैपिटल आर, तो ये आपका हो गया 6, पीला गोल 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। आप देख सकते हो कि जो हमने लिखा उसमें कैपिटल वाई और कैपिटल आर जरूर विद्यमान है। फिर इसके बाद में स्मॉल वाई और स्मॉल आर, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो स्मॉल वाई बराबर हरा और स्मॉल आर माने सिकुड़े हुए दाने, तो ये हरा झुर्रीदार है, तो एक ये हो गया। फिर स्मॉल वाई और अभी जहां आएगा स्मॉल वाई और स्मॉल आर 2 बार, वो हो जाएगा पीला झुर्रीदार, तो स्मॉल वाई कैपिटल आर, देखो दूसरा ये हो गया। और तीसरा कहाँ है, तीसरा और मिलेगा भी, तो अब देखिए 1 2 3 4 5 6 और फिर 1 या 7, फिर इसके बाद में 8 और इसके बाद में
9, पीला बराबर पीला गोल बराबर 9, और फिर इसके बाद में पीला झुर्रीदार 1, और फिर पीला झुर्रीदार 2, और पीला झुर्रीदार आएगा भी कहीं है YYR, पीला झुर्रीदार ये 2, पीला झुर्रीदार, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, रोको तो नहीं, रोको बताइए। चलिए, जैसे पहले में मिलाया गया, हम पहले को पहले से मिलाए, फिर इसके बाद में तो यहां पर जब कैपिटल वाई कैपिटल आर आर साथ में आ रहा है, अगर ये एक बार भी आता है तो इसे हम कैपिटल अक्षर अगर एक बार वाई आर आता है तो उस भी पढ़ेंगे, लेकिन स्मॉल अक्षर जब 2 बार आएगा तब उसको पढ़ेंगे। तो अब इसमें से अब जब क्रॉस कराया गया, इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी पहले से पहले को आया जो लिख दिया, पहले से दूसरे को जो आया लिख दिया, पहले से तीसरे को आया तीसरे खाने में, पहले से चौथे को आया चौथे खाने में, दूसरे को पहले से मिलाया गया तो पहले खाने में, दूसरे को दूसरे से मिलाया गया दूसरे खाने में, दूसरे को तीसरे, इस प्रकार मिलाते हैं। अब जब इसमें निकालते हैं तो 9:3:3:1 आना चाहिए। तो 1 2 तो ये क्या हो गया, पीला गोल। 2 पीला गोल, देखो इसमें कैपिटल वाई कैपिटल आ रहा है, इसमें कैपिटल वाई कैपिटल आ रहा है, इसमें कैपिटल वाई कैपिटल आ रहा है, तो इसलिए 1 2 3 और 4 जहां जहां पर आएंगे वहां पर जोड़ा जाएगा, और ये 5, फिर इसके बाद में 1 6, और इसके बाद में 7, और इसके बाद में 8, और इसके बाद में 9। तो 9 क्या हो गए, पीला गोल हमें मिल गया 9। फिर आ गया पीला झुर्रीदार ले लिया जाए, तो पीला झुर्रीदार बराबर 1, और पीला झुर्रीदार बराबर 2, पीला झुर्रीदार बराबर, स्मॉल आर आर का मतलब है सिकुड़े हुए दाने, और कैपिटल का मतलब है कि पीले दाने। तो ये देखो 3 हो रहे हैं, तो एक हमारा ये भी मिल गया। और फिर पीला, अब देखना है हरा गोल कितना है, तो हरा देखो स्मॉल वाई माने हरा और कैपिटल आर माने गोल, तो 1, और इसके बाद में 2, इसके बाद में 3, तो हमारे हो गए हरा गोल, और एक बचा जो हरा झुर्रीदार। इस प्रकार मेंडल ने प्रभाविता अप्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र विहवन का नियम प्रस्तुत किया, और इसमें यह बताया स्वतंत्र विहवन के नियम में कि कोई लक्षण ऐसे होते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 4 6 पीढ़ियों के बाद भी आते रहते हैं। जैसे कि आपको एक लक्षण मिला हरा झुर्रीदार, 9:3:3:1, इसी अनुपात से आपको यह है। तो अब मेंडल के तीनों नियम की व्याख्या हमने कर दिया कि इस प्रकार प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, और स्वतंत्र विहवन का नियम या द्विसंकर क्रॉस कह दीजिए। अगर देखा जाए तो मेंडल की सफलता के कारण क्या है, मेंडल ने प्रभाविता का नियम, अप्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र विहवन का नियम प्रस्तुत किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि एक संकर क्रॉस, अब एक संकर क्रॉस में उन्होंने कहा एक संकर संकरण, एक संकर संकरण। अब एक संकर संकरण का मतलब है कि एक संकर संकरण का मतलब है कि एक जोड़ी लक्षण को लेकर के उसके बीच में क्रॉस कराया गया। तो आप इसमें बहुत घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जो आपने अभी प्रभाविता के नियम में पढ़ा है वही आपको एक संकर एक क्रॉस में भी दिखाना है। तो इसके लिए उन्होंने कहा क्या किया कि एक लंबा पौधा और एक बौना पौधा, बौना माने छोटा पौधा, बौना पौधा, 2 पौधे लिए, लेकिन इनको जीनोटाइप के आधार पर लंबे पौधे को कैपिटल टी कहा, टाल माने लंबा, और स्मॉल टी माने बौना पौधा। इस प्रकार इन्होंने क्या किया, लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच में एक जोड़ी लक्षण को लिया, इसलिए एक संकर क्रॉस कहा गया, क्योंकि एक लंबा था एक बौना था और दूसरा कुछ नहीं लिया। इसके बाद भी इन्होंने जब फिर पुनः क्रॉस कराया, ये ध्यान रखना है आपको कि पहले को पहले से मिलाना है, और जो शब्द उसमें दिखाई दे उसी को लिख देना है। फिर पहले को दूसरे से मिलाना है, इसमें जो आए वो आप लिख सकते हो। ये
फिर पहले को दूसरे से मिलाना है, पहले को दूसरे से, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, और दूसरे को दूसरे से मिलाना है। तो इस प्रकार मेंडल ने जब एक जोड़ी लक्षण क्रॉस लिया कि लंबा पौधा और बौना पौधा दोनों एक साथ में मिलाया, तो उनमें देखा कि क्या है, दोनों लक्षण क्या होते हैं, मिश्रित हो जाते हैं, और उसे उन्होंने कहा एक संकर क्रॉस। क्योंकि एक संकर इसलिए कहा क्योंकि एक ही लक्षण दिखाई देता है, दूसरा लक्षण गायब हो जाता है। तो इसको हम प्रभाविता के नियम से भी समझ सकते हैं, ये आप जान लीजिए। तो एक संकर क्रॉस में बहुत कुछ नहीं है। अब क्या है, मेंडल की सफलता के कारण, तो अभी हमने बताया प्रभाविता का नियम, अप्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम या स्वतंत्र विवहन का नियम। तो मेंडल की सफलता के कारण बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। सफलता के कारण, अब मेंडल की सफलता के बहुत कारण हैं, क्योंकि मेंडल ने एक समय में जो सिद्धांत प्रयोग करते थे, उस सिद्धांत को बार बार उसकी पुनरावृत्ति करके और उसके नोटबुक में नोट करते थे। उन्होंने देखा कि मटर के पौधे को उगाया जाता है तो उसमें से कुछ लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी बराबर कंटिन्यू दिखाते हैं, कुछ उसमें से लुप्त हो जाते हैं। तो मेंडल ने उसकी सफलता के कारण की सबसे पहले उन्होंने नंबर 1 कारण है कि मटर के पौधे को चुनने का कारण, मटर के पौधे का चुनने का कारण या सफलता का कारण है कि आसानी से मटर के पौधे को आसानी से हम सभी जगह उगा सकते हैं। एक कारण मेंडल का ये था। दूसरा कारण था कि मेंडल की पीढ़ी, जनरेशन जो होती है, पीढ़ी एकांतरण, बहुत छोटी होती है। इसलिए कम समय में अधिक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। अध्ययन किया जा सकता है। और मेंडल की सफलता के तीसरे कारण है कि मेंडल ने क्या किया, एक समय में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन करते थे। का अध्ययन करते थे और उसका निवारण करते थे।
निवारण करते थे। तो मेंडल की सफलता के कारण अगर देखा जाए तो मटर के पौधे को आसानी से सभी जगह उगाया जा सकता है। एक और पीढ़ी एकांतरण बहुत छोटी होती है, अर्थात वे बहुत कम समय में मटर के बीज तैयार हो जाते हैं, इसलिए एक समय में केवल एक प्रयोग करते थे और आसानी से उसके रिजल्ट तक पहुंच जाते थे। जैसे एक समय में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन करके और उसके निष्कर्ष तक पहुंचते थे, इसलिए उनकी सफलता के कारण है। कुछ और कारण है कि वो क्या करते थे, इनकी शुद्धता बनाए रखने के लिए लंबे पौधे को अलग तथा बौने पौधे को अलग अलग क्यारियों में उगाते थे। ये मेंडल की सफलता के कारण है कि मटर के पौधे को आसानी से सभी जगह उगाया जा सकता है और एक पीढ़ी का अंतरण बहुत छोटी होती है, इससे लिए कम समय में अधिक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। एक समय में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन करते थे और उसके निवारण करते थे। लंबे पौधे को अलग तथा बौने पौधे को अलग अलग क्यारियों में उगाते थे, जिससे उनकी शुद्धता बनी रहती थी। और कुछ बताइए। तो अब इसको हटावा जाए। अच्छा, इसी से ये बात ठीक है। तो इसके बाद में अगर देखा जाए तो अब आता है कि एक संकर क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस हमने आपको समझा दिया, प्रभाविता का नियम, अप्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम समझाया। इसके बाद में आता है जैसे कि लिंग, थोड़ा सा बता देंगे, एक टॉपिक है लिंग सहलग्न या लिंग संलग्नता। तो अब इसी से संबंधित रिलेटेड है जो हम आपको बता रहे हैं, लिंग संलग्नता क्या है या लिंग संलग्न रोग क्या है। तो कुछ ऐसे लक्षण पाए जाते हैं मनुष्य में जो उनके गुणसूत्रों से संबंधित होते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते रहते हैं, इसे ही लिंग संलग्नता कहते हैं। लेकिन ये संलग्नता कभी कभी क्या होते हैं कि जैसे आपने सुना होगा कभी इधर उधर हीमोफीलिया, किसी को चोट लग जाती है तो खून बहुत ज्यादा शरीर से निकल जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। या कोई व्यक्ति ऐसा होता है, हमारे यहाँ तो कम पाए जाते हैं, लेकिन वह लाल हरे रंग में भेद नहीं कर पाते हैं। तो इस आधार पर उसको प्रस्तुत किया गया कि लिंग संलग्न रोग या लिंग संलग्नता। तो लिंग संलग्नता तो मार्गन ने, टी.एच. मार्गन ने 1905 में प्रस्तुत किया था और उन्होंने पूर्ण संलग्नता के आधार पर, पूर्ण संलग्नता तो कहीं पाई ही नहीं जाती है, लेकिन अपूर्ण संलग्नता का उदाहरण उन्होंने दिया है। तो लिंग संलग्न रोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वर्णांधता और हीमोफीलिया। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि लिंग संलग्न रोगों का वर्णन किया और बताया कि कुछ पुरुष व्यक्तियों में ऐसे भी लक्षण पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं जो उनके लिंग गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं, उन्हें लिंग संलग्न कहा और लिंग संलग्न का रोग कहा। इसका अध्ययन हम हीमोफीलिया, कै मिनट होएगा, कै मिनट हुआ, हीमोफीलिया और वर्णांधता में किया जाता है। तो अब हीमोफीलिया क्या है, हीमोफीलिया क्या है, वर्णांधता क्या है। हीमोफीलिया मनुष्य में पाए जाने वाला एक प्रकार का लिंग संलग्न रोग होता है, जिसमें क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं। अब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं तो जैसे कि ये वास्तव में क्या होते हैं, इस युग्म विकल्पी के जीन केवल यक्ष गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, वाई गुणसूत्रों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है।
और इसके जीन पिता से पुत्री को और माता से पुत्र को प्राप्त होते हैं, चाहे वर्णांधता हो या हीमोफीलिया होता है। अब वर्णांधता और हीमोफीलिया दोनों आता है तो 5 नंबर का आता है, एक आएगा तो 3 नंबर का आएगा, और एक एग्जाम्पल आता है जो इंपॉर्टेंट होता है। अब हीमोफीलिया पर हम आते हैं तो हीमोफीलिया में बताया जाता है कि जब किसी व्यक्ति को चोट लग जाता है या कट फट जाता है तो उसके शरीर से बहुत सा रुधिर निकल जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसे हम हीमोफीलिया कहते हैं। अब हीमोफीलिया को दर्शाने के लिए क्या किया गया कि जैसे हीमोफीलिया तो गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, तो पुरुष में XY पाए जाते हैं, स्त्री में XX पाए जाते हैं। अब इसकी पहचान के लिए आता है वाहक और ग्रसित। तो अगर वाहक जानना चाहते हैं तो देखिए, वाहक पुरुष नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, और वाहक स्त्री, तो इसके वाहक स्त्री होगी तो उसका एक ही यक्ष हीमोफीलिया से प्रभावित होगा, एक ही हीमोफीलिया से प्रभावित होगा। और अगर सामान्य पुरुष तो XY, ग्रसित माने रोग ग्रसित है हीमोफीलिया से, ग्रसित पुरुष तो Y पर पड़ता नहीं कोई प्रभाव, तो एक ही यक्ष के होने पर पुरुष रोगी हो जाता है। वाहक स्त्री सामान्य स्त्री XY। अब इसमें आता है कि हीमोफीलिया का परिभाषा हमने बताया कि कुछ व्यक्तियों में क्या होते हैं कि इसके जीन केवल यक्ष पर प्रभाव डालते हैं, वाई पर प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात किसी व्यक्ति को चोट लग जाने पर, कट फट जाने पर बहुत सारा रुधिर शरीर से निकल जाता है, उसकी मौत हो जाती है। तो इसका अध्ययन हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से करते हैं। अब जैसे कोई इसमें प्रश्न आता है कि क्या अगर किसी एक सामान्य पुरुष का हीमोफीलिया से ग्रसित स्त्री का विवाह हो जाए तो उसके संतानों में किस प्रकार लिंग संलग्न वंशागति होगी। तो उसमें क्या कहते हैं कि अगर ग्रसित है तो ग्रसित में आप देखेंगे ग्रसित महिला, यहां पर हमने नहीं लिखा था, लिख दे रहे हैं, ग्रसित महिला, तो इसमें क्या होता है, इसके दोनों यक्ष पर पाए जाते हैं, तब ये माना जाता है। तो अगर कोई सामान्य पुरुष है तो ये उसके ऊपर कुछ नहीं, और अगर ग्रसित महिला है तो ये। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा जाता है कि जब एक सामान्य पुरुष का विवाह हीमोफीलिया ग्रसित स्त्री से हो जाता है तो उसके संतानों में हीमोफीलिया की वंशागति को दर्शाइए। तो आप ग्रसित है तो ग्रसित में आप देख लिए ये संकेत है, सामान्य कोई नहीं है, ग्रसित पुरुष है तो एक यक्षी पर पाया जाएगा, वाई पर नहीं पाया जाएगा, सामान्य पुरुष है तो सामान्य होंगे, वाहक पुरुष नहीं होते हैं, वाहक स्त्रियों के ऊपर एक होता है। तो हम यहाँ से ले रहे हैं कि ग्रसित महिला है तो दोनों यक्ष प्रभावित है और पुरुष रोगी नहीं है, तो उसमें क्या है, सामान्य, तो उसके ऊपर कोई नहीं डालेंगे, संकेत नहीं डालेंगे। तो इसके बाद में अब इसको मिलाते हैं तो देखिए यक्ष यक्ष एक यक्ष पर पाया गया तो ये क्या हो गया, ये हो गई, वहां से देख सकते हो वाहक, फिर इसको इससे मिलाया गया तो ये क्या हो गया, यक्ष यक्ष, ये भी क्या हो गई, वाहक, और ये इससे मिला दिया गया तो क्या हो गया, एक ही यक्ष होने पर पुरुष क्या होते हैं, रोग ग्रसित हो जाते हैं। फिर इसके बाद में इसको इससे मिला दिया गया तो क्या हो गया, एक्स वाई, और ये भी क्या हो गया, रोग ग्रसित हो गया, ये दोनों पुरुष रोग ग्रसित हो गए। और महिलाएं क्या हो गई, वाहक हो गई। अब महिलाएं वाहक होती हैं, अगर किसी वाहक महिला का सामान्य पुरुष से विवाह होगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि सभी जो पुत्र होंगे हीमोफीलिया से ग्रसित होंगे और महिला सामान्य होगी। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, ये जैसे ये सामान्य पुरुष का हमने बताया, वाहक स्त्री का, इसको आप नोट कर सकते हो। इसी प्रकार अगर कहा जाता है कि कोई सामान्य पुरुष
प्रश्न यही पूछा जाएगा, सामान्य पुरुष तथा वाहक स्त्री का विवाह होने पर हीमोफीलिया की वंशागति को समझाइए। इस प्रकार प्रश्न आते हैं और पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट होता है, हर साल आता है। तो अब आपका सामान्य पुरुष है, तो आप समझ गए होंगे कि पुरुष के ऊपर यक्स वाई हीमोफीलिया, यश फॉर हीमोफीलिया जो सफिक्स लगता है नहीं लगेगा। वाहक स्त्री है तो वाहक स्त्री में क्या होगा, एक यक्स पर लग जाएगा हीमोफीलिया। अब हीमोफीलिया लग जाएगा तो ये देखिए, ये इसको इससे मिला दीजिए, देखो क्या होगा, बालक बालिका हो गई ना, तो ये एक वाहक हो गई, ये वाहक। और फिर इसको जब हमने इससे मिला दिया तो आप देखते हो क्या हो गया, यक्स यक्स सामान्य। फिर इसको इससे मिला दीजिए, ये क्या होगा, ये हो गया यक्स वाई। तो ये क्या होगा, इसके ऊपर यक्स पर लगा है यक्स, ये तो ये क्या हो गया, ग्रसित। और इसके बाद में इसको इससे मिला देंगे तो एक क्या होगा, सामान्य बालक। अब आप देख सकते हैं कि सामान्य पुरुष और वाहक स्त्री का विवाह होने पर एक क्या होती है, एक वाहक स्त्री, सामान्य बालक दो, और यानी कि एक वर्णांध बालक और एक वाहक स्त्री, एक सामान्य बालिका और एक सामान्य बालक होते हैं। इस प्रकार ये क्या आता है कि हीमोफीलिया में प्रश्न आता है। कभी कभी आ जाता है कि हीमोफीलिया को परिभाषित करके कोई एक एग्जाम्पल दें, तो इस माध्यम से अगर आप चाहें तो वाहक स्त्री से, या वाहक पुरुष होते नहीं तो वाहक स्त्री से सामान्य पुरुष, या ग्रसित यानी कि रोग ग्रसित हीमोफीलिया से ग्रसित पुरुष का सामान्य स्त्री से विवाह, या ग्रसित महिला का वर्णांध पुरुष से विवाह करा दिया जाए, तो कोई एक एग्जाम्पल और परिभाषा दे करके इसको आप व्याख्या कर सकते हो। ये है आपका हीमोफीलिया। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर जो होता है, ये जैसे हमने यहाँ पर अभी यच लगा दिया था और यहाँ पर देखिए सब पर यच लगा दिए थे, है, तो यहां पर आप तुरंत उसका सूत्र आप बदल सकते हो। अब ये क्या है, वर्णांध नहीं, यहां वर्णांध लिखा जाएगा। वर्णांध का फार्मूला है, सूत्र है, जैसे उसका था। तो जब वर्णांध आएगा तो वाहक स्त्री पर CV, कलर ब्लाइंडनेस। वाहक स्त्री पुरुष नहीं होते हैं, सामान्य पुरुष हैं, ग्रसित पुरुष, तो इसके ऊपर CV, C फॉर कलर, B फॉर ब्लाइंडनेस। ऐसे पुरुष जो लाल हरे रंग के व्यक्त होते हैं, वह लाल हरे रंग में भेद नहीं कर पाते हैं, अंधे होते हैं, इसलिए इनमें क्या किया जाता है, वहां पर यच लगता था, यहाँ पर CV लगता है। और यहाँ पर ग्रसित महिला है तो एक पर CV ये भी लग जाएगा। अब इसमें वर्णांधता में दिखाएंगे कि कभी कभी किसी व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके लिंग गुण शोध पर ये भी विकल्पी के जीन पाए जाते हैं और वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं, लेकिन ऐसे पुरुष जो होते हैं लाल हरे रंग में भेद नहीं कर पाते हैं, अंतर नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनको लाल हरे रंग का अंधा व्यक्ति कहा जाता है। अब जैसे हीमोफीलिया को आपने किया, ऐसे आएगा तो आप लिखेंगे कि किसी व्यक्ति, वह ऐसे व्यक्ति होते हैं जो लाल हरे रंग में भेद नहीं कर पाते हैं और उनमें अंतर नहीं कर पाते हैं, ऐसे पुरुष लाल हरे रंग के अंधे व्यक्ति कहलाते हैं और उनको रेलवे ड्राइवर, डिजाइनर, पेंटिंग नहीं दिया जा सकता है क्योंकि वो लाल और हरा रंग में भेद नहीं कर पाते हैं। तो अब उसमें ये लिख करके आपको यही दिखाना है, जैसे आपने हीमोफीलिया में देखा कि वाहक स्त्री, वाहक पुरुष, सामान्य पुरुष, ग्रसित पुरुष, सामान्य स्त्री और ग्रसित महिला। अब अगर इसमें आप देखा चाहें तो ये एक एग्जाम्पल इसका भी हम दे रहे हैं कि एक ही चीज है, दोनों में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। जैसे कि वर्णांध,
वर्णांधता। अब वर्णांधता में आएंगे तो वही चीज लागू है कि सामान्य, एग्जाम्पल वही है जेस्ट, जैसे आपने उसको हल किया, सामान्य पुरुष, इसको हटा दो आप समझने के लिए, दूसरा नोट कर लो, सामान्य स्त्री, अरे भाई बगल हो, स्त्री और वर्णांध पुरुष। अगर कोई सामान्य स्त्री है और वर्णांध पुरुष है, उसका विवाह हो जाता है, तो इसमें भी वही प्रश्न लागू होता है कि स्त्री सामान्य है यक्ष यक्ष और पुरुष वर्णांध है, ये वर्णांध पुरुष, समझ लो। तो यहाँ पर एक्स वाई, तो इसके ऊपर एक ही लागू होने पर व्यक्ति क्या होता है कि अंधा हो जाता है। तो ये हाँ घर है लड़का, यक्स यक्स, यक्स वाई, यक्स यक्स और यक्स, ये सॉरी, ये तो अब ये सामान्य पुरुष, सामान्य स्त्री, वर्णांध पुरुष, अब इसमें क्रॉस कराया गया तो एक वाहक बालिका, वाहक बालिका, एक सामान्य बालक और वाहक बालिका और फिर सामान्य बालक। इस प्रकार वर्णांधता और हीमोफीलिया का बहुत आपस में घनिष्ठ संबंध है, केवल परिभाषा के अनुसार एक दूसरे से अलग है। तो जैसे हीमोफीलिया का एग्जाम्पल दे सकते हैं, ऐसे वर्णांधता का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। काट दो, बंद कर दो।